नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट 100 में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। नए साल की दस्तक के साथ ही देश में अब कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी तैयारी शुरू हो गई है। भारत सरकार ने फैसला लिया है 2 जनवरी से देश के हर राज्य में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जाएगा। अब तक देश के 4 राज्यों में ही ऐसा ड्राई रन किया गया है, जिसमें पंजाब, असम, गुजरात और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। चारों राज्यों में ड्राई रन को लेकर अच्छे रिजल्ट सामने आए थे, जिसके बाद अब सरकार ने पूरे देश में इस ड्राई रन को लागू करने का फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार ड्राई रन में राज्यों को अपने 2 शहरों को चिन्हित करना होगा। इन 2 शहरों में वैक्सीन के शहर में पहुंचने, अस्पताल तक जाने, लोगों को बुलाने और फिर डोज देने की पूरी प्रक्रिया का पालन इस तरह किया जाएगा जैसे कि वैक्सीनेशन हो रहा हो। साथ ही सरकार ने कोरोना वैक्सीन को लेकर जिस कोविड मोबाइल ऐप को बनाया है उसका भी ट्रायल किया जाएगा। ड्राई रन के दौरान जिन लोगों को वैक्सीन दी जानी होती है उन्हें एसएमएस भेजा जाएगा। उसके बाद अधिकारियों से लेकर स्वास्थ्यकर्मी वैक्सीनेशन पर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के राजकोट में एम्स की आधारशिला रखी है। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 से पहले सिर्फ 6 एम्स तैयार हुए थे। हमने 6 साल में 10 एम्स पर काम किया है। एम्स की तर्ज पर ही सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी बनाए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने भरोसा जताया है कि भारत में जल्द ही कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलेगी और बड़ा टीकाकरण अभियान चलेगा। पीएम मोदी ने साथ ही नया मंत्र भी दिया है। कोरोना वैक्सीन को लेकर पीएम ने एक बार फिर से दोहराया कि वैक्सीन आने का मतलब ये नहीं है कि लापरवाही बरतें। अब दवाई भी और कड़ाई भी के मंत्र से आगे बढ़ें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एक और कदम बढ़ाया गया है। 2020 को एक नई नेशनल हेल्थ फैसिलिटी के साथ विदाई देना आने वाले प्राथमिकताओं को स्पष्ट करता है। कोरोना वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी ने कहा है कि नया साल 2021 इलाज की आशा लेकर आ रहा है। भारत में वैक्सीन को लेकर हर जरूरी तैयारी चल रही है। वैक्सीन हर वर्ग तक पहुंचे, इसके लिए कोशिश अंतिम चरण में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 2021 हेल्थ सॉल्यूशन का साल होने वाला है। भारत अब फ्यूचर ऑफ हेल्थ, हेल्थ ऑफ फ्यूचर में अहम रोल निभाने जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में भारत बायोटेक की वैक्सीन का तीसरा ट्रायल लगातार जारी है। एनसीआर में दिल्ली एम्स और रोहतक मेडिकल कॉलेज के अलावा फरीदाबाद के एएसआई मेडिकल कॉलेज में भी तीसरा ट्रायल किया जा रहा है, जिसके तहत फरीदाबाद में 1500 लोगों पर ट्रायल किया जाना है और अब तक लगभग 700 लोगों पर इसका सफल परीक्षण किया जा चुका है। इसी कड़ी में फरीदाबाद के उद्योगपतियों ने आगे आकर इस ट्रायल में हिस्सा लिया और वैक्सीन लगवाई। झज्जर स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी कर ली है। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विभाग को बस अब वैक्सीन आने का इंतजार है। वैक्सीनेशन के लिए प्रशासन ने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है। जिले में सीएचसी और पीएचसी लेवल की तैयारियां पूरी की गई हैं। वहीं वर्कर की पूरी लिस्ट तैयार कर ली गई है, जिसमें डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, आंगनबाड़ी वर्कर शामिल हैं। सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नए साल की शुभकामनाएं दी और साल 2020 की उपलब्धियां और आगे के प्लान पर प्रदेशवासियों के सामने रखे। इसके साथ ही साल 2021 का कैलेंडर भी सीएम ने जारी किया। सीएम ने कहा कि कोरोना का प्रकोप कम हो रहा है। अब सिर्फ 3600 एक्टिव केस बचे हैं, जबकि 22000 तक एक्टिव केस हो चुके हैं। इसके साथ ही सीएम ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की। इसके साथ ही सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा को डिजिटल इंडिया का अवार्ड मिला है, जो कि वाकई हर्ष का विषय है। सीएम ने कहा कि अवैध कॉलोनियों पर हमने कार्रवाई की है और प्रदेश हित के लिए हमने काम किया है। सीएम ने कहा कि 1 जनवरी से किसी भी तहसील से रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है और कृषि क्षेत्र को भी डिजिटल करवाने का काम किया जा रहा है। इस किसानों को इस बात की जानकारी भी दी जा रही है कि कौन सी फसल बोने से लाभ होगा। नए कृषि कानूनों को लेकर सीएम ने कहा कि किसानों की कुछ बातों को सरकार ने मान लिया है, जबकि कुछ बातों पर विचार किया जाएगा, लेकिन विपक्ष किसानों को बहका रहा है। सीएम ने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि हमारे प्रदेश के किसानों की जिम्मेदारी हमारी है। हरियाणा में एमएसपी को कभी खत्म नहीं होने देंगे। सीएम ने कहा कि किसी ने एमएसपी खत्म करने की कोशिश की तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि MICATA के तहत योजना बनाई गई है और 25 एकड़ के हर खेत को पानी पहुंचेगा। इसके लिए 4 जिले को छांटा गया है। इसका फायदा वहीं होगा जहां पानी कम होगा। कृषि कानून को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच 7वें दौर की बैठक हुई है। बैठक को 50% सफल माना जा रहा है। हालांकि अब भी एमएसपी और तीनों कृषि कानूनों की वापसी को लेकर सहमति नहीं बनी है।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों ने 4 प्रस्ताव रखे थे, 2 पर सहमति बन गई है। पर्यावरण संबंधी अध्यादेश पर रजामंदी हो गई है। बिजली बिल को लेकर भी सहमति बन गई है। कृषि मंत्री ने कहा कि एमएसपी पर कानून को लेकर चर्चा जारी है। हम एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार हैं। एमएसपी जारी रहेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसानों के लिए सम्मान और संवेदना है, आशा है और किसान और सरकार में सहमति बनेगी। समिति बनाने के लिए सरकार पहले दिन से तैयार है। बैठक के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार ने हमारी 2 मांगों को मान लिया है। बातचीत अच्छी रही। अब 4 जनवरी को अगली वार्ता होगी। शांतिपूर्ण ढंग से किसानों का प्रदर्शन जारी रहेगा। बुधवार को सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत हुई। 4 में से 2 मुद्दों पर सहमति बन गई है। इसी बीच 31 दिसंबर को होने वाला ट्रैक्टर मार्च स्थगित हो गया है। किसान एकता मोर्चा ने सूचना जारी करते हुए कहा है कि ट्रैक्टर मार्च स्थगित हुआ है, कैंसिल नहीं। कृषि कानून के मसले पर सरकार और किसान संगठनों के बीच लंच ब्रेक में किसानों के लिए आया लंगर मंत्रियों ने भी खाया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल भी प्लेट लेकर लाइन में खड़े नजर आए। टीकरी बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल एक और किसान की मौत हो गई है। किसान कैथल जिले के गांव भाणा का रहने वाला रामकुमार बताया जा रहा है, जिसकी दिमाग की नस फटने से मौत हुई है। रामकुमार की उम्र 56 साल थी। उसके परिवार में इकलौता बेटा और पत्नी है। मृतक रामकुमार के पास केवल 3 एकड़ जमीन है। 10 से 15 दिनों से वो टीकरी बॉर्डर पर धरने में शामिल होने के लिए गया हुआ है। गांव भाना के ग्रामीणों ने सरकार से मांग की है कि मृतक को शहीद का दर्जा दिया जाए, परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता और सरकारी नौकरी दी जाए। प्रदेश सरकार के 1 साल के कामकाज का आकलन करने को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है। बैठक के बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूर्व सीएम हुड्डा ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि आज पूरे देश का किसान हरियाणा के चारों तरफ बैठा है। किसानों को आंदोलन के दौरान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे 36 दिन हो गए हैं। आशंका है कि ये कानून उनके हित में नहीं है। पूर्व सीएम हुड्डा ने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि इन तीनों कानूनों के साथ चौथा कानून भी बनना चाहिए, जो कि एमएसपी का कानून होना चाहिए। हुड्डा ने कहा कि इन कानूनों से उपभोक्ता और किसान दोनों को नुकसान है। सरकार के साथ किसानों की बैठक को लेकर हुड्डा ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि उनकी मांग मानी जाएगी। दरअसल किसानों के साथ 7वें दौर की बातचीत में भी 4 में से 2 बिंदुओं पर सहमति बनी है। हुड्डा ने विधानसभा सत्र को बुलाने को लेकर कहा है कि हमने राज्यपाल से विधानसभा का सत्र बुलाने की बात कही है। सरकार के साथ चल रहे विधायकों ने भी अपना समर्थन वापस ले लिया है। हुड्डा ने कहा कि हम सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। हमने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा, लेकिन कोरोना का बहाना बनाकर हमें मिलने का समय नहीं दिया जा रहा। हुड्डा ने कहा कि निकाय चुनाव के रिजल्ट ने सरकार को हकीकत बता दी है। नगरपालिका चुनाव में भी हमारे समर्थित लोग जीते हैं। इनेलो की जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने बैठक को संबोधित किया, साथ ही नए कृषि कानूनों को लेकर भी सरकार से सवाल पूछे। इनेलो नेता अभय चौटाला ने नए कृषि कानूनों को किसानों का डेथ वारंट बताया। साथ ही अभय चौटाला ने 7 जनवरी को पार्टी के पदाधिकारियों के साथ किसानों के समर्थन में टीकरी बॉर्डर पर पहुंचने का फैसला किया है। 4 जनवरी को बातचीत को लेकर अभय चौटाला ने कहा कि बातचीत के बहाने से सरकार आंदोलन को विफल करना चाहती है। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा के विधानसभा के विशेष सत्र बुलाने की मांग को लेकर भी अभय चौटाला ने निशाना साधा। साथ ही कृषि कानूनों के लिए कांग्रेस को भी जिम्मेदार बताया। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ रिलायंस पेट्रोल पंप और कमर्शियल टोल टैक्स पर धरने पर बैठे किसानों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की। किसानों ने पिछले कई दिन से टोल टैक्स फ्री किए हुए हैं। रिलायंस पेट्रोल पंप पर भी पिछले 22 दिन से किसानों का धरना चल रहा है। धरने पर बैठे किसानों ने जनता से रिलायंस के प्रोडक्ट का बहिष्कार करने की अपील की। टोहाना उपमंडल के गांव नाडोडी की ग्राम पंचायत द्वारा प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के विरोध में भेजे गए प्रस्ताव और सरकार द्वारा ग्राम पंचायत से जवाब तलब करने के विरोध में किसानों ने हिसार चंडीगढ़ रोड पर जाम लगा दिया। इस दौरान किसान संयुक्त एक्शन कमेटी के नेतृत्व में किसानों ने जाम लगाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों ने कहा कि सरकार विरोध में उठने वाली आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, जिसे वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। गोहाना के आहुलाना गांव में स्थित देवीलाल शुगर मिल में अभी तक इस पिराई सत्र में 10 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई हो चुकी है। शुगर प्रोटेक्शन 165 लाख बैग हो चुकी है। मिल में चीनी की रिकवरी 9.30% है। बढ़ती शुगर मिल की प्रोटेक्शन को देखते हुए 1.5 लाख क्विंटल और 3 लाख बैग स्टोरेज के लिए मिल में बड़े गोदाम बनने के लिए मंजूरी भी मिल चुकी है। गोहाना के एसडीएम और मिल के एमडी आशीष वशिष्ठ ने शुगर मिल आहुलाना में प्रदेश शुगर फेडरेशन के एमडी शक्ति ने निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पिराई सत्र के संबंध में जानकारी जुटाई है।
हरियाणा सरकार ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर गुलाब सिंह नरवाल को निलंबित कर दिया है। एचसीएस रूल 2016 के नियम 7 के तहत कार्रवाई होगी। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर गुलाब सिंह नरवाल के लिए निलंबन के दौरान सरकार ने पंचकुला सेक्टर 5 दफ्तर के हेडक्वार्टर रहने का आदेश दिया है। पंचकुला निगम चुनाव में नवनिर्वाचित मेयर कुलभूषण गोयल ने बीजेपी के पार्षदों के साथ सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की। मेयर समेत तमाम पार्षद सीएम आवास पर पहुंचे थे। सीएम से मेयर और पार्षदों की मुलाकात के दौरान विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और पंचकुला के प्रभारी कैप्टन अभिमन्यु मौजूद रहे। सभी पार्षदों और मेयर ने जीत के बाद सीएम का आभार जताया। रेवाड़ी नगर परिषद में बीजेपी की चेयरपर्सन पद की प्रत्याशी पूनम यादव ने जीत हासिल की है। 147 पार्षद उम्मीदवारों में 31 वार्डों में से केवल 6 बीजेपी प्रत्याशी जीते, बाकी 25 पार्षद सभी निर्दलीय जीते। भिवानी की बीटीएम कॉलोनी में पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। कॉलोनी में पीने के पानी के साथ सीवरेज का पानी सप्लाई में आने से लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। पीने के पानी की समस्या को लेकर कॉलोनी के लोगों ने सरकार और प्रशासन से स्वच्छ जल मुहैया करवाने की मांग की है। साथ ही प्रशासन को चेतावनी भी दी है कि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो रोड जाम करने पर मजबूर होंगे। नूह में एचटेट परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने कहा है कि जिले में परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों की मदद करने और लापरवाही बरतने वाले केंद्र संचालक या फिर ड्यूटी स्टाफ पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि 2 जनवरी को पीजीटी लेवल 3 की परीक्षा शाम 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक और टीजीटी लेवल 2 की परीक्षा 3 जनवरी को सुबह 10 बजे से 12:30 बजे होगी। पीआरटी लेवल 1 की परीक्षा 3 जनवरी को दोपहर 3 बजे से 5:30 बजे तक होगी। उपायुक्त ने निर्देश दिए हैं कि परीक्षा केंद्र में पेपर वीडियोग्राफी के तहत खोले जाएं। पात्रता परीक्षा के लिए 9 सेंटर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि परीक्षार्थी के बाएं हाथ का अंगूठा लगेगा और बाएं आंख की स्क्रीनिंग की जाएगी। देश में कोरोना के 21,944 नए केस, 1,02,67,000 से ज्यादा संक्रमित केस, 2,55,000 से ज्यादा कोरोना एक्टिव केस, एक दिन में 299 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,537 नए केस, 19,28,000 से ज्यादा संक्रमित केस, 53,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस। कर्नाटक में कोरोना के 973 नए केस, 9,18,000 से ज्यादा संक्रमित केस, 11,610 कोरोना के एक्टिव केस, एक दिन में 7 मरीजों की मौत। राजधानी दिल्ली में कोरोना के 677 नए केस, 6,24,000 से ज्यादा संक्रमित केस, 5,838 कोरोना के एक्टिव केस, एक दिन में 21 मरीजों की मौत। यूपी में कोरोना के 1,000 से ज्यादा नए केस, 5,84,000 से ज्यादा संक्रमित केस, 14,155 कोरोना के एक्टिव केस, एक दिन में 12 मरीजों की मौत। राजस्थान में कोरोना के 770 नए केस, 3,07,000 से ज्यादा संक्रमित केस, 9,835 कोरोना के एक्टिव केस, एक दिन में 6 मरीजों की मौत। हरियाणा में कोरोना के 382 नए केस, 2,62,000 से ज्यादा संक्रमित केस, 3,799 कोरोना के एक्टिव केस, एक दिन में 7 मरीजों की मौत। अमेरिका में 2 करोड़ 2 लाख से ज्यादा कोरोना केस, 78,67,000 से ज्यादा एक्टिव कोरोना केस, अब तक 3,50,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। दुनिया में 8 करोड़ 30 लाख से ज्यादा कोरोना केस, 2 करोड़ 23 लाख से ज्यादा एक्टिव कोरोना केस, अब तक 18,12,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। अब आप 10 जनवरी 2021 तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं। पहले इसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2020 थी। आयकर विभाग ने बुधवार को बताया कि विवाद से विश्वास स्कीम के तहत डिक्लेरेशन के लिए अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 कर दी गई है, जबकि वित्त वर्ष के लिए कंपनीज को आयकर रिटर्न फाइल की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 फरवरी 2021 कर दी गई है। ट्रेन यात्रा से पहले यात्रियों को टिकट को लेकर काफी परेशानी उठानी पड़ती थी। टिकट बुकिंग को और ज्यादा आसान बनाने के लिए इंडियन रेलवे की ओर से एक नई वेबसाइट लॉन्च की गई है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट को लॉन्च किया। नई वेबसाइट पर टिकट बुक करना काफी आसान होगा। रेल मंत्रालय का कहना है कि आईआरसीटीसी वेबसाइट और ऐप के अपग्रेड हो जाने के बाद यात्री पहले के मुकाबले अधिक तेजी से टिकट बुक कर सकेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज बोर्ड परीक्षाओं की डेट्स की घोषणा करेंगे। पहले ही जानकारी दे चुके हैं कि परीक्षाएं ऑफलाइन ही आयोजित होंगी और एग्जाम डेट्स मार्च के बाद भी हो सकती हैं। मंत्रालय के मुताबिक परीक्षा देने के लिए छात्रों को सेंटर पर जाने की जरूरत होगी, तो परीक्षा के दौरान मास्क पहनना जरूरी होगा। आज स्कूलों को परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे।
पंजाब का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर और खालिस्तानी आतंकी सुख बिकरीबाल को भारत लाया गया है। गुरुवार को उसे दुबई से डिपोर्ट किया गया। सुख बिकरीबाल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर पंजाब में टारगेट किलिंग करवाता था। पंजाब के शौर्य चक्र विजेता बलविंदर संधू की हत्या करवाने में भी सुख बिकरीबाल का हाथ था। नाभा जेल तोड़ने में भी सुख शामिल था। करनाल से हरियाणा पुलिस की एसटीएफ ने आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। लुधियाना दाहा के रहने वाले थे, जिनका नाम तेज प्रकाश और आकाशदीप है। दोनों युवक पंजाब में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, जिसके लिए इन दोनों युवकों को अमेरिका से मनीग्राम के जरिए पैसे भी भेजे गए थे, जिसकी मदद से इन्होंने हथियार भी खरीदे थे। दोनों युवकों के पास से पुलिस ने बंदूक भी बरामद की। फिलहाल मिली जानकारी के अनुसार दोनों आरोपी पंजाब में शिवसेना लीडर की हत्या की फिराक में थे, जिसके लिए इन्हें विदेश से पैसों की फंडिंग हुई थी। नए साल के जश्न और कोरोना को देखते हुए राजधानी दिल्ली में सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। 31 दिसंबर की रात 11 बजे से 1 जनवरी की सुबह 6 बजे तक और फिर 1 जनवरी की रात 11 बजे से 2 जनवरी की सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू पर पाबंदी रहेगी। बेंगलुरु में धारा 144 लगा दी गई है। किसी भी तरह के डीजे इवेंट पर बैन है। शहर के बड़े फ्लाईओवर्स को रात को बंद किया जाएगा। किसी भी होटल या पब में बिना बुकिंग के नहीं जा सकते। केरल सरकार ने नए साल पर किसी भी तरह की गैदरिंग पर पाबंदी लगाई है। सभी जश्न को रात 10 बजे तक खत्म करने के आदेश दिए हैं। पंजाब में नए साल के जश्न से पहले नाइट कर्फ्यू में कुछ हद तक छूट दी गई है, लेकिन इसके बाद भी होटल बार को काफी घाटा हो रहा है। मोहाली चंडीगढ़ में अक्सर नए साल पर 100 करोड़ का टर्नओवर होता था। नए साल को लेकर लोग गोवा में अधिक से अधिक संख्या में पहुंच रहे हैं। टूरिज्म के सहारे गोवा की जीडीपी भी चलती है। पश्चिमी हिमालय से आने वाली ठंडी और शुष्क उत्तर पश्चिमी हवाओं से शीतलहर की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक ये हवाएं उत्तर भारत के न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी लाएंगी। बर्फबारी में टूरिस्ट को मजा तो आ ही रहा है, लेकिन संकट भी खड़ा हो गया है। टूरिस्ट की कारें जहां थी वो वहां पर बर्फ जम गई है। शिमला में सब कुछ बर्फ में ढका नजर आ रहा है। पेड़, पहाड़, होटल, रास्ते, कारें बर्फ में सब कुछ अपनी आगोश में ले लिया है। हरियाणा जन चेतना पार्टी की जीत पर जश्न अब भी जारी है। गांव मठेड़ी शेखा में कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर जश्न मनाया है। रिलायंस जियो ने ऐलान किया है 1 जनवरी 2021 से सभी लोकल वॉइस कॉल्स फ्री होंगे।